हेलो दोस्तों, मैं तुषार दीक्षित, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज मैं बच्चों आपके लिए लेके आया हूं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावैलेंसी? वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड टेट्रा मींस 4। तो हम लोग को पता है कि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 4 होती है। मतलब कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? 4 बॉन्ड बनाएगा। अब ये 4 बॉन्ड में चार के चारों सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, दोनों डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो क्या सर हम यहाँ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे चेक करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर बेटा चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। क्या चेक करेंगे बेटा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। जब हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना क्या था बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। किससे फॉर्म होता है बेटा? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कितने तरह के ओवरलैपिंग होते हैं सर? 2 तरह के। कौन कौन से? हेड ऑन, दूसरा कौन सा? साइड बाय साइड। जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और जब भी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनेगा सर? पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन से? सिग्मा बॉन्ड और दूसरा कौन सा बेटा? पाई बॉन्ड। तो इसी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को लेकर के हम लोग कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सटेंड करेंगे कि कार्बन किस तरह की ज्योमेट्री को अटेन रखता है, कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर, और किस तरह से कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को क्या करता है बेटा? सेटिस्फाइड करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमको पता कैसे चला कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा चेक करते हैं सर। ये रहा आपके पास कार्बन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? 6। वेरी गुड। Then the electronic configuration will be 1s2, 2s2 and 2p2। यहां तक कोई दिक्कत? गुड। अब जरा इसका ऑर्बिटल नोटेशन चेक करते हैं बेटा। ये रहा s। s में आपके पास कितने होंगे सबसेल? 1। ये हो गया 1s। सेकंड कौन सा बेटा? 2s। कितने होंगे आपके पास? 1। ये हो गया आपका 2s। p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। जरा ओपन करिए इसको। 1 2 3। ठीक है, इट इज 2p। एक होगा आपके पास px, दूसरा होगा py और थर्ड कौन सा होगा? pz। चलिए इसको फिल करते हैं। s में कितना है बेटा? 2 1 एंड 2। यहाँ s में कितना है? 2 1 एंड 2। और यहाँ p में कितना है बेटा? 2 1 एंड 2। हम लोग को पता है जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या करते हैं बेटा? ओवरलैप करते हैं। जरा यहां चेक करो, हाफ फिल्ड है कितने आपके पास? 2 है। और अभी आपने बताया है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है सर? 4। तो कार्बन की अगर वैलेंसी 4 आप शो करना चाहते हो तो आपके पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए? 4 होने चाहिए। दिख कितने रहे यहाँ? 2। तो सर हमको पता है कि अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे तो ये छोड़ के यहाँ चला जाएगा। सही है। तो पहले तो ये बताओ, ये कौन से लेवल की बात कर रहे हैं आप? इट इज द ग्राउंड स्टेट। आपके पास कार्बन में p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ग्राउंड स्टेट में। लेकिन होता क्या है कि आपको पता है कि जब हम लोगों ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात की थी तो वहां आपको एक मॉलिक्यूल मिला था मीथेन। मीथेन मीन CH4। कितने का हाइड्रोजन कनेक्टेड है बेटा? 4। इसका मतलब कार्बन के साथ मैक्सिमम कितने बॉन्ड आपके पास कनेक्ट होंगे? 4 बॉन्ड होंगे। और यहाँ पर आपको 2 ही दिख रहे हैं। तो अगर आप मीथेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपको कार्बन की टेट्रावैलेंसी की जरूरत पड़ेगी। और क्या सर मीथेन में ऐसी रिक्वायरमेंट है? नहीं। जितने भी आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करोगे मैक्सिमम केसेस में कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को बॉन्ड के थ्रू क्या करता है बेटा? कंप्लीट करता है। तो इसके लिए आपको कार्बन की टेट्रावैलेंसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सर ग्राउंड स्टेट में। चलिए थोड़ी सी एनर्जी देते हैं। तो इस 1s में तो दिक्कत नहीं है, तो एज इट इज पड़ा हुआ है यहाँ। ठीक है ना? ये 1s जैसे हीटिंग करोगे ये वाला इलेक्ट्रॉन भाग के यहां चला जाएगा। ठीक, आप कहीं से भी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दीजिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या करेगा अपना बेटा? ये लोअर एनर्जी स्टेट से कहां चला जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में। तो ये रहा आपके पास 2p। ठीक, ये रहा बेटा आपके पास 2p 1 2 एंड 3। ये कौन सी एनर्जी लेवल है सर? इट इज एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ये क्या है सर? एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। तो अब जरा बेटा चेक करके बताओ कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। अगर कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सर कितने बॉन्ड बनाएगा? ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कार्बन का नेचर कैसा है? कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। कैसा है सर? टेट्रावैलेंट इन नेचर। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल चेक करते हैं। एक बात जरा बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास एक मीथेन का स्ट्रक्चर है, कैसा है? मीथेन का स्ट्रक्चर, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। और जरा एक बार ध्यान से देख के बताओ कौन कौन से अनपेयर्ड ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट है? हाफ फील्ड कौन कौन से हैं? 2s है और
2p है, 2s है और 2p है। तो अगर आप हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कराओगे, जरा हाइड्रोजन को सर ध्यान से देखिए, ये रहा हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s1। एस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये रहा इसका ऑर्बिटल और इसी में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, सही है। तो अगर हम डायरेक्ट ओवरलैपिंग करा दें तो ये रहा बेटा कार्बन। हम लोग को पता है कि कार्बन के पास जितने भी ऑर्बिटल होते हैं कौन कौन से हैं, एस है और पी है, केवल दो ही तरह के सबसेल हैं, कौन से, एस सबसेल और पी सबसेल। एस में तो एक ही ऑर्बिटल और पी में कितने हैं, 3 है। तो अगर हम इनकी ओवरलैपिंग करें तो एस का शेप कैसा होता है सर, एस होता है स्फेरिकल, ये है इसका 2s। यहां पर आया हाइड्रोजन, इनकी ओवरलैपिंग करा देते हैं, दिस इज द हाइड्रोजन, और ये कौन सा है इसका 1s, ये हो गई पहली ओवरलैपिंग। कार्बन के पास 3 पी के कौन कौन से, px, py एंड pz, जरा उसको शो करते हैं, ये रहा सर px, ठीक है, इसकी साथ ओवरलैपिंग करा दीजिए, ये रहा हाइड्रोजन। ये रहा सर, चलिए मान लेते हैं py, ये रहा इसके ओवरलैपिंग हाइड्रोजन, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा सर pz और ये रहा सर इसके ओवरलैपिंग, ठीक है। क्या सर एक ही लोग आपने दिखाया, दूसरे कहां है, वो सर अंडरस्टूड है, उसको आप बना नहीं पाओगे, यहां बनाएंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका सही नहीं लगेगा, ठीक है ना। कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, इट इज एस ओवरलैपिंग, इट इज sp ओवरलैपिंग, इट इज sp ओवरलैपिंग एंड इट इज sp ओवरलैपिंग, ठीक है। तो मीथेन के अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें सर, तो मीथेन के नॉर्मल स्ट्रक्चर में टोटल 2 तरह के बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, एक बॉन्ड फॉर्म हुए हैं बाय द एसएस ओवरलैपिंग और 3 बॉन्ड फॉर्म हुए हैं बाय द एसपी ओवरलैपिंग। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना बेटा ये है कि जब कभी भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उस कोवलेंट बॉन्ड का नेचर ओवरलैप करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के नेचर से पता चलता है। तो इस हिसाब से इस मीथेन के मॉलिक्यूल में 3 कोवलेंट बॉन्ड जो एसपी ओवरलैपिंग से फॉर्म हुए वो कैसे होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, और एक जो आपके पास ऑर्बिटल यहां पर बना है ओवरलैपिंग से वो कौन सा है, एसएस, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। और वैसे भी हमको पता है कि एस ऑर्बिटल की जो परसेंटेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है। एस जो सबसे है आपका एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होता है, तो जब भी एसएस ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो दिस बॉन्ड शुड बी मोर स्टेबल देन दीज बॉन्ड्स। लेकिन जब हम लोग चेक करते हैं इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम बॉन्ड एनर्जी से क्या करेंगे बेटा, चेक करते हैं, सारे बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी वो कैसी आती है, आइडेंटिकल आती है। कैसी आती है बेटा, आइडेंटिकल आती है। अगर स्ट्रेंथ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है बेटा, स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है तो बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि जितना लेंथ ज्यादा होगा बॉन्ड का उस बॉन्ड की वीकनेस उतनी ज्यादा होती है, उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है। अगर ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में जो चारों बॉन्ड आपको दिखते हैं मीथेन के वो कैसे होते हैं बेटा, कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। क्या यहां तक बेटा बात समझ में आई? तो अब हमको जरूरत महसूस हुई कि आपके पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सके बेटा, एक्सप्लेन कर पाए। और इसीलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बाद में क्या हुआ बेटा, मॉडिफिकेशन किया गया। और हम लोग उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पढ़ेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन। एक नया कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, वो कॉन्सेप्ट कौन सा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा इसमें और आता है, कौन सा, कि सर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, उसकी स्ट्रेंथ की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन क्या हम लोग कार्बन के 4 बॉन्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरह से मतलब क्या चारों को एक ही प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? अगर हम मीथेन की बात करें तो एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां, क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं बेटा। याद रखिएगा कि कभी भी कार्बन के चारों जो बॉन्ड है आपके सिंगल बॉन्ड के, वो कभी भी प्लेनर नहीं हो सकते हैं। मतलब ये जो मॉलिक्यूल आपका होगा वो कभी प्लेनर नहीं आएगा, सारे बॉन्ड एक ही प्लेन पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सर अगर आपने इस मॉलिक्यूल को प्लेनर बना दिया तो हम लोग आगे बेटा एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहां पर आएगा आपका, क्या आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्या मिलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और वहां हम देखेंगे कि जब भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम आता है तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे रखते हो तो बनता है सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे रखते हो तो क्या बनता है, ट्रांस। तो अगर आपने मॉलिक्यूल को प्लेनर रख दिया तो इसके भी सिस और ट्रांस आइसोमर एग्जिस्ट करने चाहिए, जबकि हम लोग को पता है कि एल्केन्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग बाद में बात करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी कार्बन के जो 4 बॉन्ड हैं वो एक ही प्लेन पर नहीं हो सकते हैं। तो अगर सर एक ही प्लेन पर नहीं होंगे तो उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा?
इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कार्बन का एक और रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, कौन सा? थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? ठीक है, क्या यहां तक बेटा आपको कोई दिक्कत है? अब चलिए आगे देखते हैं। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होगा सर तो कैसा होगा? तो कहा यह जाता है बेटा कि कार्बन के जो चारों एटम्स हैं वो एक स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री के जैसे नहीं होते हैं। कार्बन सेंटर एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के सेंटर पर होता है और उसकी जो चारों वैलेंसी को कंप्लीट करने वाले हाइड्रोजन होते हैं वो उसके कॉर्नर्स पर होते हैं। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं बेटा कि कार्बन इज एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, तो ये जो चार एटम्स होंगे इसके वो कहां होंगे? एट द कॉर्नर्स। कहां होंगे बेटा? एट द कॉर्नर्स। तो कुछ इस तरह का आपके पास थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। ये तो अभी 2D है, इसी 2D को अभी 3D में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए ये बेटा कहां पर है? These are at the corners of regular tetrahedron and carbon is located at the center। कहां पे प्रेजेंट है बेटा? सेंटर पर प्रेजेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, कि क्या है? इट इज द रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर टेट्राहेड्रन। क्या यहां तक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि टेट्रावैलेंसी कार्बन की क्या होती है, किस तरह से कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करता है। ठीक है, और अगर कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो कभी भी कार्बन के चारों बॉन्ड एक भी प्लेन पे आने वाले नहीं है, क्योंकि अगर बेटा चारों बॉन्ड एक ही प्लेन पर हो गए तो कुछ केसेस में एल्केन्स के भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने वाले हैं, लेकिन रियलिटी में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर एल्केन शो नहीं करता है। साइक्लो एल्केन्स के केस में आपको जीआई देखने को मिलेगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर वहां मिलेंगे, लेकिन नॉर्मल एल्केन्स के केस में कभी भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने वाले नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा कैसा सर? तो इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा रेगुलर टेट्राहेड्रन जैसा। तो क्या सर ये तो अपने टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया है, क्या ऐसे ही हम लोग समझने वाले हैं? नहीं, इसका बेटा 3D रिप्रेजेंटेशन भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए उसको शो करते हैं, इसको रब कर देते हैं पहले यहां तक ना। ठीक है, तो इसको रब कर रहे हैं, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोगों ने बेटा केवल और केवल ये चेक किया है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी अगर शो होने वाली है तो किस तरह से कार्बन अपनी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करता है, और अगर टेट्रावैलेंसी में कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बना दिए तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो क्योंकि चारों सिंगल बॉन्ड एक ही प्लेन पर नहीं मिलते हैं तो आपको इसके लिए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोगों ने वहां पर एक नाम लिखा था, वो क्या नाम था बेटा उसका? दैट वाज वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। और ये बात तब की है बेटा जब कार्बन के पास चार सिंगल बॉन्ड एग्जिबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि चारों बॉन्ड आपके एक ही प्लेन पर आने वाले नहीं है। तो होगा क्या कि सेंटर पर तो होगा कौन? कार्बन। कार्बन इज एट द सेंटर। ठीक है, और दो बॉन्ड बेटा कहां पर है? दीज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन। कहां पर प्रेजेंट है बेटा? प्लेन पर। अगर आपका ये जो बोर्ड है इसी को हम लोग प्लेन मान लें तो इसी बोर्ड पर दोनों बॉन्ड क्या है? प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है बेटा? इस प्लेन पर प्रेजेंट है। ठीक है, और जो बॉन्ड प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं उनको नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्योंकि आपने इनको नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब दीज बॉन्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन। कहां पर प्रेजेंट है बेटा? ऑन द प्लेन। तो सर कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, दो बॉन्ड और कहां है? तो कह रहा है कि सर एक जो बॉन्ड है वो प्लेन के बाहर की तरफ है। किधर है? अबव द प्लेन। और क्योंकि हम सामने से खड़े होकर के देख रहे हैं तो दिस बॉन्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। किधर होगा बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। और जो बॉन्ड इस अबव द प्लेन या ऑब्जर्वर की तरफ होता है उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर? सॉलिड लाइन से, कुछ इस तरह से। तो ये जो आपके पास बॉन्ड हो गया बेटा, ये बॉन्ड कौन सा है? दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट इनटू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर। और ये है कहां पर? दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट अबव द प्लेन। कहां पे सर? अबव द प्लेन। ये प्लेन के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है। और जो प्लेन के बाहर की तरफ है उसकी डायरेक्शन कहां है? इसकी डायरेक्शन है सर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। कहां है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्या बेटा यहां तक समझ में आया? ठीक है, अगर एक बॉन्ड प्लेन के बाहर की तरफ है तो एक बॉन्ड कहां है सर? तो कहा गया कि एक जो बॉन्ड है बेटा वो है बिलो द प्लेन। किधर है? बिलो द प्लेन। और जो बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे सर? उसको रिप्रेजेंट करेंगे डैश पॉइंट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डैश पॉइंट से। और ये क्या है? दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन। कहां पे प्रेजेंट है बेटा? बिलो द प्लेन। और क्योंकि ऑब्जर्वर सामने था और ये जो बॉन्ड है वो प्लेन के पीछे की तरफ है तो इसकी डायरेक्शन इस ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, तो ये कहां पर प्रेजेंट है? इट इज
फार अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। कहां है बेटा? फार अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इस तरह से कार्बन की टेट्रावैलेंसी सिंगल बॉन्ड से क्या होती है? कंप्लीट होती है। और जब भी कार्बन टेट्रावैलेंसी में 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसके जो बॉन्ड होंगे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होंगे कि एक रेगुलर टेट्राहेड्रल से बनेगा। ठीक है ना? आप इसको समझना चाहो बेटा, तो ये तो हो गया प्लेन पर, ये हो गया दूसरा प्लेन पर, एक होगा सर प्लेन के बाहर की तरफ। कहां होगा? प्लेन के बाहर की तरफ। ठीक है? और एक कहां समझाए आपको? पेन है मेरे पास, तो इसको भी समझते हैं। तो एक कहां है बेटा सर? कहां पे है? ये है आपके प्लेन के अंदर की तरफ। तो कुछ इस तरह की इसकी ज्योमेट्री है वो शो हो रही है। कैसे? इस तरह की। ठीक है ना? आया समझ में? ये प्लेन पर, ये प्लेन पर, एक प्लेन के बाहर की तरफ और एक सर प्लेन के अंदर की तरफ। जरा देखो सामने वाला क्या आपको तरफ आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, इसीलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट करें? सॉलिड से। ठीक है ना? दिस बॉन्ड इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और ये जो बॉन्ड है बेटा ये प्लेन के पीछे की तरफ दिख रहा है। इसका मतलब ये कहां है? दिस बॉन्ड इज फार अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। कहां है सर? फार अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्या यहां तक समझ में आया? और कार्बन में ये जो 4 बॉन्ड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बेटा कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है। मतलब जितने भी बॉन्ड्स आपके पास होंगे इस रेगुलर टेट्राहेड्रल में हर बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो सर कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्या यहां तक बच्चों समझ में आया? इस तरह से हम लोग किसी कार्बन मॉलिक्यूल के चारों सिंगल बॉन्ड को रेगुलर टेट्राहेड्रल में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? क्या सर एक ही कार्बन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक से ज्यादा नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पास फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ऐसा है, एग्जांपल लेते हैं जरा, कौन सा? चलिए मान लेते हैं आपके पास एग्जांपल है सर CH3 या CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। जरा चेक करिए, क्या इस कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं? एक बार जरा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बना लेते हैं, जरा देख लो। ये रहा कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है 1+1, एक क्लोरीन है, ये रहा 2 हाइड्रोजन है 1 2, और ये रहा आपके पास क्लोरीन, ये रहा। ठीक है? इस बात का बच्चों बस ध्यान रखिएगा कि अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स, एक से ज्यादा एटम्स आपस में कनेक्ट होंगे तो उनका स्ट्रक्चर तो ऐसा बनाएंगे ही हम लोग, लेकिन इसका ध्यान रखना कि कोशिश करना कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे आए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना कम क्या होगा बेटा? रिपल्सन। और आपको पता है कि रिपल्सन कॉजेस एनर्जी, और जैसे ही एनर्जी बढ़ती स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एटम्स की वो एक दूसरे से क्या हो? मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। ठीक है ना? चलिए इसको शो करते हैं। तो 2 कार्बन है, ये हो गया पहला कार्बन, सेंटर पर मानते हैं बेटा, ये पहला कार्बन। ये हो गया आपके पास 3 हाइड्रोजन। चलिए शो करते हैं। कैसे शो करेंगे? आपके पास अगर एक बॉन्ड प्लेन पर है, क्योंकि हमेशा जो लिंक बॉन्ड होगा 2 एटम्स के बीच में, क्योंकि आपने कार्बन को ही क्या माना बेटा? कार्बन ही आपका सेंट्रल एटम है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है? तो आपने ये जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है इसको कहां पर मान दिया बेटा? प्लेन पर। इसको कहां माना है? प्लेन पर। तो एक बॉन्ड तो प्लेन पर हो गया। हमको पता है कि 2 बॉन्ड प्लेन पे आते हैं, तो इन तीनों में से किसी एक और बॉन्ड को प्लेन पे मान लीजिए। तो चलिए एक हो गया सर ये बॉन्ड प्लेन पर, एक मान लेते हैं सर ये हो गया आपके पास प्लेन पर। कौन सा? ये हो गया आपके पास प्लेन पर। कहां कौन लगा? यहां पर हाइड्रोजन। ठीक वैसे इस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन मान लीजिए प्लेन पर। ये जो है आपके पास ये आपका एक प्लेनर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है? लेकिन जरा देखो बेटा ध्यान से, इन दोनों कार्बन ने अभी 2-2 वैलेंसी ही पूरी की है। 2 बॉन्ड में तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑन द प्लेन। लेकिन जो बचे हुए 2 हैं उसमें से एक है प्लेन के बाहर की तरफ, एक है प्लेन के अंदर की तरफ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक में क्लोरीन को प्लेन के बाहर बना देंगे, दूसरे में क्लोरीन को प्लेन के अंदर बना देंगे। ठीक है? तो चलिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे आपके पास यहां प्रेजेंट है बेटा क्लोरीन, इसको बना देते हैं अबव द प्लेन। ये कहां पे बेटा? अबव द प्लेन। ये हो गया क्लोरीन। और एक बेटा कहां पे है सर? एक बना देते हैं यहां पर, दिस इज एट द बिलो द प्लेन। ये कहां पर कौन है बेटा? हाइड्रोजन है। ठीक वैसे ही सामने वाले यहां इन दोनों को शो कर दीजिए। ये जो आपके पास सर है कौन सा है? ये है सर हाइड्रोजन। ये कौन है सर? यहां पर है आपके पास हाइड्रोजन। ठीक है? और जो बचा हुआ क्लोरीन कहां है? वो रहा आपके पास क्लोरीन। कुछ इस तरह से हम लोग इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या सर ये जरूरी है कि हमेशा सेम एटम को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखें? नहीं। एक बात बेटा याद रखिएगा कि जब भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है, ओवरलैपिंग हम लोगों ने भी समझी थी, अभी हाइब्रिडाइजेशन के केस में और देखेंगे, लेकिन वीबीटी का इतना हम लोग को नॉलेज है कि जब भी सिंगल बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है, मतलब जब सिंगल बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है, तो ये जो ओवरलैपिंग है बेटा वो कौन सी? हेड ऑन।
और हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक ऑर्बिटल को फिक्स करके दूसरे को रोटेट किया जा सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक भी नहीं होगा। तो क्योंकि आपका एक ऑर्बिटल बिना ब्रेक हुए रोटेट हो सकता है, तो इसके इनफाइनाइट क्या बन सकते हैं बेटा, फॉर्मूलाज बन सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन आप इनफाइनाइट तरीके से कर सकते हो, हम लोग कन्फॉर्मर्स में देखेंगे। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि हमेशा कोशिश करिएगा कि जो सिमिलर एटम्स होते हैं या फिर ऐसे एटम जिनका साइज बहुत बड़ा है, जिनको हम बल्कि एटम्स बोलते हैं, उनको हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखिएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो उनकी रिपल्सन कैसी हो जाएगी बेटा, मिनिमम होगी। मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका वेजन डैश रिप्रेजेंटेशन भी ड्रॉ करते हैं। क्या यहां तक बच्चों आपको आया समझ में? ठीक है, तो चलिए अब जरा हम लोग देखते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा और पाई, किस तरह से हम लोग इनमें सिग्मा और पाई को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम किसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, कार्बन का। बच्चों कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें तो कार्बन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 6, देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 एंड वेरी गुड 2p2। और हम लोग को पता है कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है मैक्सिमम उतने नंबर सेल्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 1 का मतलब इसके पास एक ही सबसेल होगा s। p अगर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 2 सबसेल होंगे s और p। 3 है तो 3 प्रेजेंट होंगे, कौन से, s p और d। 4 है तो 4 होंगे, कौन से, s p d और f। लेकिन कार्बन के केस में जो आउटर मोस्ट सेल है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2। इसका मतलब मैक्सिमम कितने सेल हो सकते हैं, 2 ही। कौन से, s और p, 2 ही सबसेल है, s सबसेल और p सबसेल। d वाला केस ही नहीं है, तो इसके पास मैक्सिमम कितने हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं बेटा, मैक्सिमम जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे वो 3 मिलेंगे। कौन से, एक या तो sp होगा, या तो sp2 होगा, या तो sp3 होगा। d और सबसेल ही नहीं, अगर सबसेल ही d नहीं है तो उसके ऑर्बिटल कभी भी पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है ना, तो इसलिए कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला केस देखते हैं बेटा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन का, और वो कौन सा है, फर्स्ट केस लेते हैं कार्बन में। फर्स्ट केस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा लेते हैं बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या होगा सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक ऑर्बिटल होगा s का और 3 ऑर्बिटल होंगे किसके, p के। एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल किसके, p के। तो चलिए शो करते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं, पहला क्वेश्चन तो चलिए ये है। तो अभी हम लोगों ने जब मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था तो बताया था कि 2 तरह के आपके पास वहां पर ओवरलैपिंग दिख रही थी। कौन कौन सी, एक थी एसएस ओवरलैपिंग और दूसरी क्या थी बेटा, एसपी ओवरलैपिंग। और बताया था कि एसएस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों है अभी हम लोग ये भी समझते हैं। ठीक है ना, लेकिन इन जनरल आप हमेशा याद रखिएगा कि एसएस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा इट विल बी द मोर स्टेबल देन अदर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। लेकिन रियलिटी में मीथेन के जो चारों बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी कैसी होती है बेटा, सेम होती है। ऑल आर प्रेजेंट इन द सिमिलर स्टेट, ऑल हैव सिमिलर स्ट्रेंथ, कोई दिक्कत नहीं, सारे एक जैसे हैं। लेकिन उसको हम नॉर्मल ओवरलैपिंग से कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तब आपको जरूरत पड़ती है बेटा किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की। और इसी में हम पहला केस ले रहे हैं, कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए शो करते हैं बेटा। हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए एक बात ध्यान रखना कि हम केवल और केवल हाफ फिल ऑर्बिटल यूज करेंगे। क्या सर, वैकेंट और फुलफिल नहीं यूज होंगे, बिल्कुल होंगे सर। लेकिन फुलफिल और वैकेंट की बात करोगे तो उनसे बनता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होंगे। ठीक है, वहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन कराना होगा तो आप ऐसे ऑर्बिटल चेक करोगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता हो। तो हम वहां बात करेंगे किसकी, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हम बात करेंगे किसकी, फुलफिल्ड ऑर्बिटल और फुलफिल्ड ऑर्बिटल और वैकेंट ऑर्बिटल्स की। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको रिक्वायरमेंट होने वाली किसकी, केवल और केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की। तो चलिए बनाते हैं। ये तो बेटा इसका ग्राउंड एनर्जी स्टेट, ये कैसा है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट। और हमको चाहिए बेटा कैसा, हमको चाहिए ग्राउंड एनर्जी स्टेट, हमको चाहिए कैसा, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। तो चलिए शो कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने बनाया भी था कि इसके एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में कुछ इस तरह के ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ये है आपका 2s और ये हो जाएगा आपका 2p, 1 2 एंड 3। s में यहां 2 थे, एनर्जी दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, तो एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन यहां पर और 3 इलेक्ट्रॉन आपके यहां पर। ये क्या है सर, इट इज द एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, इट इज एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। और किसका सर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है ये सर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है किसका, कार्बन का। ठीक, तो जरा चेक करो बेटा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आपको कराना है, sp3 मतलब एक ऑर्बिटल s का 3 ऑर्बिटल p के। क्या आपको
ऐसा दिख रहा है। एक तो चारों के चारों आपके कैसे हैं बेटा, हाफ फील्ड ही है, तो इनमें किसी को भी आप ले सकते हो ओवरलैपिंग कराने के लिए। यहां पे उनको सारे चाहिए, तो एक एस का और 3p का, एक एस का और 3p के हाइब्रिड को आपस में क्या कर दीजिए, इंटरमिक्स कर दीजिए। और आपको पता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल आपको मिलेंगे। तो कितने आपने मिक्स किए हैं, 4, तो यहां 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 1 2 3 4। और सबका नाम बेटा क्या होगा, सबका नाम होगा जिनको आपने मिक्स किया है उनसे बनता है, मतलब एक एस का और 3p का, तो नाम sp3 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 एंड sp3। क्लियर है बेटा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे s का शेप होता है कैसा, स्फेरिकल, p का कैसा, डंबल, d का डबल डंबल, और h का कैसा, कॉम्प्लेक्स। ठीक वैसे ही किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल का, याद रखना जो नए ऑर्बिटल बनेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मतलब दे ऑल हैव सिमिलर एनर्जी स्टेट, और आपको दिख भी रहा है कि आपने सबको एक साथ बनाया है, ठीक है ना, तो इनको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल का, याद रखना किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का, चाहे वो sp से बने, sp2 से बने, sp3 से बने, sp3d से बने, किसी भी तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने से जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनका शेप जो होता है वो सिमिलर होता है। कैसा बनेगा, एक होगा बेटा लार्जर लोब और एक होगा बेटा स्मॉलर लोब। ये है आपका लार्जर लोब, ये है आपका लार्जर लोब जिसको हम ओवरलैपिंग के लिए यूज करेंगे। ये है आपका स्मॉलर लोब जिसको आपको रिप्रेजेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां रिपल्सन जरूर आता है, और इस रिपल्सन की वजह से आपके पास जो है वो 2 लोब्स बनेंगे जरूर, एक बनेगा लार्जर और दूसरा बनेगा बेटा स्मॉलर। लेकिन हम स्मॉलर लोब को कभी भी रिप्रेजेंट करने वाले नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि इसके साथ एक स्मॉलर लोब यहां पर बना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, या फिर चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो कार्बन के पास इस बार 4 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से, sp3 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 एंड sp3, और 4 के चारों एक जैसे हैं, तो भले ही कोई भी ओवरलैपिंग हो, किसी s से हो किसी भी p से हो, लेकिन इस बार जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे बेटा, सिमिलर बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। पहले तो इसको जरा बना लेते हैं। ये रहा सर कार्बन, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 4, ये पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या सर इसको हम लोग एक प्लेन पे बना दे, नहीं, अभी हम लोगों ने समझा था कि जब भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा उसका स्ट्रक्चर कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स या इसके ऑर्बिटल का जो तुम डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो वो कैसा होगा बेटा, ये ऐसा ही होगा जैसे आपने किसमें किया था, रेगुलर टेट्राहेड्रल में। तो चलिए बनाते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया सर दूसरा, 2D बना रहे हैं उसी विजन टेस्ट का, ठीक है ना। ये हो गया थर्ड और ये हो गया सर फोर्थ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है कि 2 प्लेन पर है, एक प्लेन के बाहर की तरफ और एक प्लेन के अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके, ये सारे के सारे बेटा क्या है, दीज ऑल आर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसे हैं सर, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आया। अच्छा ये रहा, देखिए अगर बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटर रिलेटेड भी निकाल सकते हैं। जैसे कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल रिलेट हुए हैं, s और p। तो अगर आपको किसी एटॉमिक ऑर्बिटल का फ्रैक्शन निकालना है, जैसे फ्रैक्शन ऑफ s, फ्रैक्शन ऑफ s, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ s। s में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितने हैं, 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक s के और 3 p के, तो कितना हो जाएगा सर 1/4। कितना फ्रैक्शन s का है इसमें सर, 1/4। अगर फ्रैक्शन पता है तो क्या हम परसेंटेज ऑफ s निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे, मल्टीप्लाई कर दे किससे, 100 से। तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आने वाला है सर, 25%। कितना आएगा सर, 25%। क्वेश्चन ये है सर हम लोग परसेंटेज क्यों निकाल रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है आप किसी भी एटम की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जैसे जैसे आप परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्या यहां तक बच्चों आपको समझ में आया। अच्छा जैसे आपने एस का निकालना है तो क्या हम पी का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम लोग एस के परसेंटेज को ही निकाल के छोड़ दे रहे हैं। क्या सर इसका कोई एग्जांपल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। कौन सा, वही मीथेन वाला ही लेते हैं बेटा एग्जांपल, यही बना लेता हूं। चलिए देखो आपके पास है CH4, तो कार्बन के 4 तो एज इट इज आपने बनाए ही है, बना लेते हैं। ये रहा सर कार्बन का पहला, ये कार्बन का दूसरा, ये कार्बन का थर्ड, ये कार्बन का फोर्थ और ये कार्बन का
फोर्थ हो गया आपके पास, थर्ड और फोर्थ। तो ओवरलैपिंग करा देते हैं, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से यहां ओवरलैपिंग हो जाएगी। कौन सी ओवरलैपिंग है? आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास तो केवल एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है, कौन सा? s, और s में बेटा कोई डायरेक्शनल नहीं होता है, इट इज अ नॉन डायरेक्शनल सेल। ठीक है, कैसा है? नॉन डायरेक्शनल सेल। अगर आपके पास नॉन डायरेक्शनल सबसेल या ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो ना कोई पैरेलल ओवरलैपिंग ना कोई लेटरल ओवरलैपिंग, केवल और केवल कैसी होगी बेटा? साइड, कैसी होगी बेटा? हेड ऑन ओवरलैपिंग। और जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। तो जब कभी भी आप देखें कि s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है ओवरलैपिंग में, आंख बंद करके बता दीजिए कि कौन सी ओवरलैपिंग होगी सर? दैट विल बी द हेड ऑन ओवरलैपिंग। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अच्छा कौन कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? किन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है? sp3 एंड s, नाम इसका ssp3 और ssp3। ठीक है ना, ये इसका भी नाम क्या होगा? ssp3 ओवरलैपिंग, और इसका नाम क्या होगा बेटा? ssp3 ओवरलैपिंग। और सर जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वो कहां पे है? ये रहे इसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इस तरह से बेटा हम लोग क्या करते हैं कि ओवरलैपिंग करा करके चेक करते हैं कि मीथेन में जो चारों बॉन्ड है वो कैसे हैं? सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इस बार जो ओवरलैपिंग हुई है बेटा वो किसकी हुई है? सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स की, ssp3 ssp3 एंड ssp3। तो जो आपके पास प्रॉब्लम थी कि कार्बन में एक बॉन्ड दूसरी तरह होना चाहिए था और 3 बॉन्ड दूसरी तरह होना चाहिए था, वो क्या हो गया? कंप्लीट, खत्म हो गया। ठीक है ना, यहां तक आपको आया समझ में? तो ये तो हुआ बेटा आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन आपको बताता कैसा है? आपको हाइब्रिडाइजेशन बताता है बेटा ज्योमेट्री। क्या बताता है? ज्योमेट्री। और जरा देख के बताओ इसकी ज्योमेट्री कैसी है? अभी बताया था कि रेगुलर टेट्राहेड्रन। कैसी है सर ज्योमेट्री इसकी? रेगुलर टेट्राहेड्रन। और जहां बॉन्ड एंगल सर कितने हैं? बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट। बॉन्ड एंगल कितना है सर? 109 डिग्री 28 मिनट। इस तरह से हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री को पता करते हैं। क्या यहां तक बच्चों आया समझ में आपको? ठीक, ये तो पहली ओवरलैपिंग थी, पहले टाइप का हाइब्रिडाइजेशन था। आप सेकंड कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड कौन सा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जरा इसको रब करते हैं। ठीक है, तो क्या यहां तक बेटा आया समझ में आपको कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, तो कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे? एक s का और 3 p का। ठीक है, ओवरलैपिंग कैसी होगी? ओवरलैपिंग होगी सर हेड ऑन ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बनेगा सर? जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कौन सा बॉन्ड बनेगा? वो होगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, आपके पास जब चारों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएंगे या इंटरमिक्स होंगे स्टार्टिंग में, तो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? sp3 एंड sp3। ठीक, अब जरा सेकंड तरह का चेक करते हैं। वो सेकंड टाइप का बेटा कौन सा है? सेकंड वन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड कौन सा है सर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 में क्या होगा? एक s का और 2 p के। जरा फिर से कार्बन को जरा रिप्रेजेंट करिए। ये रहा आपके पास कार्बन, इसका ग्राउंड एनर्जी स्टेट नहीं, कौन सा चाहिए हमको? एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग कराना है आपको, तो ओवरलैपिंग में केवल और केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा यहां पर? हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। तो चलिए बनाते हैं। ये रहा कार्बन का 2s, इट इज 2s, और ये रहा सर कार्बन का 2p। 1 2 3, 2s 2p। s में कितने हैं? 2 होते हैं। जैसे एनर्जी दोगे एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो ये 1 2 3 एंड 4। ये क्या है सर? इट इज एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। ठीक है यहां तक? तो चलिए इस बार आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक s का और 2 p का। एक s का और 2 p का, एक बचा रह जाएगा सर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक s का लेते हैं और 2 लेते हैं बेटा किसका? p के। तो एक s का 2 p का, तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे? 3। और तीनों का नाम क्या होगा सर? sp2 sp2 sp2। और अभी बताया था कि इनका शेप हमेशा एक ही जैसा होगा। कैसा? एक बनेगा लार्जर लोब और एक बनेगा स्मॉलर लोब। और ये इस बार कौन सा है सर? इट इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कैसा है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जरा एक बार देखिए, एक s का 2 p के तो चले गए हैं, लेकिन एक बचा रह गया है। ये याद रखना बेटा कि एक जो p है इट इज प्योर p ऑर्बिटल। ये कैसा है? प्योर p ऑर्बिटल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा याद रखना बेटा कि जितने भी p ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है ना, अभी इनको हम लोग जरा शो करेंगे तो देखिएगा जरा आप। इनकी ओवरलैपिंग कराते हैं बेटा। तो पहले तो इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहा सर एक s का कार्बन, ये रहा पहला कौन सा? 3 है आपके पास sp2 और एक है आपके पास कौन सा? एक है आपके पास प्योर p। तो चलिए बनाते हैं सर। एक ये ले लेते हैं sp2, दिस इज sp2। एक ये बना लेते हैं सर sp2,
एक ये बना लेते हैं सर sp2। ये कैसा बन गया सर, ये आपके पास हो गया एक प्लेन पर, कैसा हो गया सर, एक प्लेन पर। और क्या आपके पास 3 एजेस वाला 3 कॉर्नर वाला एक प्लेन दिख रहा है, दिखा ना। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री आपको मिलने वाली है लास्ट में, वो कैसी मिलेगी सर, वो मिलेगी आपको ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी मिलेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, जिसको कई लोग ट्राइएंगुलर प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तीनों है कौन से, ये है सर sp2, ये भी है सर sp2, ये भी है सर sp2। तो सर एक तो आपके पास बचा रह गया, कौन सा, लास्ट वाला बचा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक बार बच्चों और, P में आपके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन से, px py और pz। तो सर जो लास्ट वाला बच्चा वो है कौन सा। तो याद रखना बेटा कि जब भी हम p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते हैं, ओवरलैपिंग कराने के लिए सबसे पहले आपको लेनी पड़ती है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और उसी एक्सिस के अलॉन्ग आपको क्या कराना पड़ता है, ओवरलैपिंग कराते हैं। P में तीनों तरह के आपके पास ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, कौन से, px py और pz। हमेशा याद रखना कि z एक्सिस विल बी द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या सर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, बिल्कुल नहीं, लेकिन बाई कन्वेंशन हम लोग किसको मानेंगे बेटा, z एक्सिस को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानेंगे। तो z एक्सिस हमेशा जाने वाला कहां पर, ओवरलैपिंग में। तो आइदर इट विल बी px, आइदर इट विल बी py। जहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया बेटा। अब बचा है आपका ये px या फिर py, कहां बना है, इट विल बी, अभी बताया ना, इट विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये जो आपके पास है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसको चलिए दूसरे कलर से बना देते हैं। ये है आपका इसका पहला लोब, और ये रहा सर इसका दूसरा लोब। ये क्या है सर, इट इज प्योर p ऑर्बिटल। ये सर क्या है, प्योर p ऑर्बिटल। क्या यहां तक बच्चों आया समझ में आपको, ठीक है। तो चलिए इसका एक बार एक एग्जांपल लेके समझते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन, अभी बताया था कि फ्रैक्शन ऑफ s, फ्रैक्शन ऑफ s, पहले फ्रैक्शन निकालते हैं ना। फ्रैक्शन ऑफ s विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ s ऑर्बिटल कितना है, 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक s का 2 p के कितने हो गए, 3। इस बार कितना आएगा बेटा, 1/3। अगर हम यही तो परसेंटेज ऑफ s निकाल लेते हैं बेटा। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई। तो 1/3 इंटू 100 कितना आ जाएगा बेटा, दैट इज 33.3%। और इससे पहले sp3 वाले में कितना आया था, 25%, और यहां कितना आया है, 33.3%। इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, उसके कंपेरिजन में ज्यादा है। और हम लोग को पता है सर क्या, कि परसेंटेज कैरेक्टर ऑफ s is directly proportional to electronegativity, is directly proportional to electronegativity। तो क्या सर यहाँ परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, हाँ सर ज्यादा है। तो क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, हाँ सर ज्यादा होगी। तो याद रखना बेटा कि भले ही दोनों में एटम सेम है, यहाँ भी कार्बन है वहां भी एटम कार्बन है, लेकिन अगर परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम जनरली क्या बोल सकते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर increases the electronegativity of any atom. It means the carbon atom having sp2 hybridization will have more electronegativity than carbon atom having sp3 hybridization। कोई दिक्कत। तो चलो बेटा इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल इथीन। क्या लेते हैं बेटा एग्जांपल, इथीन। और इथीन का फार्मूला क्या होता है सर, C2H4। ये क्या है सर, दिस इज इथीन मॉलिक्यूल। कितने कार्बन दिख रहे हैं सर आपको, 2 कार्बन एटम दिख रहे हैं। तो दोनों कार्बन को जरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा सर पहला कार्बन एटम, ठीक है। यहां सेंटर पर रखते हैं पहला कार्बन। तो कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि इसी का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके पास 3 है हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक है सर प्योर p ऑर्बिटल। तो इसको चलिए नाम दे देते हैं कि इसको मान लीजिए आप px या फिर py। तो px चलिए नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो 3 आपके पास तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जरा उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया सर चलिए पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, ये हो गया सर दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2, और ये हो गया सर तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2। यहां कोई दिक्कत, चलिए लिख लेते हैं नाम। ये क्या है सर, इट इज sp2 ऑर्बिटल, ये भी sp2, और ये भी सर क्या है sp2। तो सर लेकिन है तो कार्बन के पास टोटल 4, तो 3 तो आपके हाइब्रिड है, लेकिन एक प्योर p ऑर्बिटल है, जरा उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा सर प्योर p ऑर्बिटल, ये इसका पहला लोब, और ये रहा सर इसका दूसरा लोब। क्योंकि शेप कैसा होता है, डम्बल, ठीक है ना, कैसा आपके पास डम्बल। और ये है क्या, इट इज प्योर p ऑर्बिटल। कौन सा है सर, प्योर p ऑर्बिटल।
ये तो सर पहले कार्बन का रिप्रेजेंटेशन है, चलिए दूसरे कार्बन को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, ये रहा सर दूसरा कार्बन, यही मान लेते हैं। चलिए इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप किया, ठीक है ना। चलिए यहां से कर लेते हैं, ये हो गया आपके पास। ये कौन सा है? इट इज sp2। दो sp2 और है, ये रहा सर एक इसका sp2 और ये रहा सर एक इसका sp2। ये भी कौन कौन से? इट इज sp2 और सर ये भी कौन सा? sp2। और इसके पास भी एक प्योर p ऑर्बिटल होगा, चलिए इसको भी शो करते हैं। ये रहा सर इसका एक प्योर p ऑर्बिटल, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दोनों में आपके पास कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। मतलब तीन तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे लेकिन एक प्योर क्या होगा बेटा? p ऑर्बिटल। और ये रहा इसका प्योर p ऑर्बिटल और ये रहा सर इसका प्योर p ऑर्बिटल, ठीक है ना। प्योर p ऑर्बिटल, और आपको पता बताया भी था और दिख भी रहा है कि प्योर p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर ये आपका प्लेन है तो ये जो p ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं, एक लोब इस प्लेन के बाहर की तरफ और एक लोब प्लेन के अंदर की तरफ, मतलब ऐसे इस तरह से आपके पास प्योर p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। तो जरा ओवरलैपिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे आपके पास दो sp2 ऑर्बिटल्स, इसकी ओवरलैपिंग से किसके साथ कराएं? हाइड्रोजन आपको दिख भी रहा है, कितना हाइड्रोजन है बेटा? 4 हाइड्रोजन है, ओवरलैपिंग करा लेते हैं। ये रहा सर इस हाइड्रोजन का 1s1, ये रहा सर दूसरे हाइड्रोजन का 1s1 और ये रहे सर इसके इलेक्ट्रॉन्स। यहां कोई दिक्कत? सही है, दीज आर हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन और भी है, यहां बना देते हैं। ये रहा सर दूसरा हाइड्रोजन का 1s, ये रहा सर नेक्स्ट हाइड्रोजन का 1s और ये रहे सर इसके इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? ठीक है। अब जरा आपको दिख रहा होगा कि प्योर p ऑर्बिटल्स एज इट इज पड़े हैं, इनकी ओवरलैपिंग कराते हैं। तो चलो बच्चों ये बताओ, ये ओवरलैपिंग क्या साइड बाय साइड दिख रही है आपको? देखिए ना, क्या यहाँ हेड ऑन ओवरलैपिंग का केस हो सकता है? नहीं, क्योंकि ऑर्बिटल इस तरह से है। तो इनमें ओवरलैपिंग कैसी होगी? लेटरल ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। तो करा दीजिए सर ओवरलैपिंग, कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग सर यहां होगी। और क्योंकि सर ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से होगी, तो ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड है इसके ऊपर और इसके नीचे, मतलब इस सिग्मा बॉन्ड के अबव और इस सिग्मा बॉन्ड के बिलो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी सर? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं जरा इधर शो करता हूं, जरा देखना बेटा। ये रहा कार्बन, इसके दो हाइड्रोजन एज इट इज है, ये रहा पहला हाइड्रोजन और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन। ये सिंगल बॉन्ड, ये रहा सर सिंगल बॉन्ड, इसके दोनों हाइड्रोजन एज इट इज है, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये जो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए हैं, इनसे कौन सा बॉन्ड बना है सर? इससे बना है पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना है सर? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में दिख भी रहा है कि इसकी ओवरलैपिंग कैसी है? साइड बाय साइड। तो और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उस प्लेन के ऊपर और इस प्लेन के नीचे क्या है? डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो कुछ इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां प्रेजेंट है। अगर इस तरह से शो करें तो ये सर है क्या? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस पाई बॉन्ड। तो अगर कोई अटैकिंग एजेंट आएगा जिसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी, तो उसके लिए जो फोकस पॉइंट होगा वो कार्बन सेंटर नहीं मिलेगा आपको। वो कौन दिखेगा सर? वो दिखेगा ये आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। और यही क्या बेटा? दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, दीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर द फोकसिंग सेंटर। हमेशा जो अटैकिंग एजेंट आएगा, इन जनरल इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को तलाश होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, और यहां आपको दिख भी रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों कार्बन के प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। और इसी वजह से अटैकिंग एजेंट यहां आसानी से अटैक करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आपको शेप पता होगा, ज्योमेट्री पता होगी, तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म के भी को भी अच्छे से क्या कर पाओगे बेटा? समझ पाओगे। क्या यहां तक आपको समझ में आया? तो इस तरह से हम लोगों ने अब तक दो हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया है। कौन सा सर? sp3 और sp2। sp3 में क्या आपका शेप बना सर? उसमें बना था टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री उसने क्या बताई थी? टेट्राहेड्रल। और यहां पे सर क्या बना है? यहां पे बना है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। अगर चाहो तो बेटा इस वाले स्ट्रक्चर को शो भी कर सकते हैं, जरा देखना ध्यान से। ये रहा सर आपके पास, ये जो बॉन्ड है वो कहां पे है? प्लेन पे है। तो ये रहा है आपके पास एक प्लेन कुछ इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म दिखा, और एक रहा सर कुछ इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म, ठीक है ना। तो इस तरह से दो ट्राइगोनल प्लेनर आकर के मिलकर के क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट ज्योमेट्री बनाते हैं। तो ये पूरा प्लेन पे है, और ये जो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं ये प्लेन के बाहर की तरफ और प्लेन के अंदर की तरफ। यहां तक बच्चों आया समझ में? तो चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, और वो क्या है सर? दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। वो क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है बेटा आपका कौन सा? sp हाइब्रिडाइजेशन।
ठीक है ना। तो जरा sp हाइब्रिडाइजेशन को देख के बताइए कि इस बार कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने वाले हैं। वेरी गुड, कौन सा, s का और p का। तो इंटरमिक्स कराने से पहले चलो कार्बन का एक्साइटेड एनर्जी स्टेट शो करते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन हो गया आपके पास एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखा ही है कितना, 1s2 2s2 एंड 2p2, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है। जैसे ही आप एक्साइटेड स्टेट रखोगे ये इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाएगा बेटा, p में। तो ये तो सर ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, क्या हमको ग्राउंड वैल्यू चाहिए, नहीं, हमको चाहिए सर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। तो चलिए उसका एटॉमिक ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। तो ये रहा सर s का 2s और ये रहा सर p का 1 2 एंड 3, ठीक है ना। तो इट इज 2p। तो ग्राउंड वाला नहीं, हमको क्या बनाना है सर, हमको बनाना है एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। और एक्साइटेड में s का एक इलेक्ट्रॉन जाने वाला है सर कहां पर, p में। तो ये रहा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहां मिलेगा 2s में और 3 मिलेंगे आपको यहां पर, ठीक है। लेकिन क्या सर इस बार चारों एटॉमिक ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है आपको, नहीं, हमको केवल और केवल दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स कराने हैं, कौन से, s और p। s में तो सर एक ही है, लेकिन p में तो 3 है। 3 मतलब कौन से, px py और pz। किसको इंटरमिक्स कराएं सर, x को कराएं, y को कराएं कि z को कराएं। तो सर करा तो आप किसी को सकते हैं, लेकिन हम लोग बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको मानते हैं, जेड एक्सिस को। मतलब जब कभी भी आप ओवरलैपिंग कराओगे तो जिस एक्सिस के अलोंग आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम यहां किसको मानते हैं, जेड एक्सिस को। तो जब भी आप ओवरलैपिंग कराइएगा तो यहां कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल यूज करेंगे हम, पीजेड। तो जो बच्चे रहेंगे वो कौन से हैं, px एंड py। तो सर इन दोनों की इंटरमिक्सिंग कराते हैं। कितने बनेंगे बेटा नए, 2 ही बनेंगे, क्योंकि जितने मिक्स कराते हैं उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहां से सर 2 नए एटॉमिक ऑर्बिटल हमको मिले, इनका नाम इंटरमिक्स किए गए एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पर, मतलब एक s और एक p। तो नाम क्या होगा सर, sp और sp। यहां तक कोई दिक्कत, तो चलिए इनका ऑर्बिटल डायग्राम भी शो करते हैं, ठीक है। ये रहा सर कार्बन, जिसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, जिसमें 2 है आपके पास sp sp और 2 है आपके पास प्योर p। और अभी हम लोगों ने सीखा था कि प्योर p ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज, प्योर p ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज, 2 के केस में, 2 अलग अलग एटम्स के केस में जो प्योर p ऑर्बिटल्स होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और एक ही एटम के केस में जो प्योर p ऑर्बिटल होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दिख भी रहा है कि इसके जो लोब्स होंगे वो x एक्सिस के अलोंग होंगे और इसके जो लोब होंगे वो y एक्सिस के अलोंग होंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको शो करते हैं बेटा। तो ये रहा कार्बन, या ये रहा आपके पास कार्बन, आपके पास सेंटर में, इसके पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 है आपके पास सर कौन से, 2 है आपके पास sp। तो चलिए शो करते हैं। ये चलिए मान लेते हैं सर एक sp है आपके पास, कौन सा है सर, इट इज sp। और एक चलिए इधर शो कर लेते हैं, ये सर कौन सा आपके पास, ये भी आपके पास sp। दे बोथ आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ध्यान रखना बेटा कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब इनके लोब्स छोटे छोटे यहां पर होंगे जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अंडरस्टूड है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लार्जर लोब होता है और दूसरा स्मॉलर लोब होता है। और सर आपके पास तो अभी 2 और प्योर p ऑर्बिटल है, तो जरा इनको शो करते हैं। ये हो गया सर एक प्योर p ऑर्बिटल, किस कौन सा, px का। ये मान लेते हैं सर कौन सा प्योर p ऑर्बिटल है, px। और इसके परपेंडिकुलर मान लेते हैं कौन सा सर, ये है आपका py। कौन सा है सर, py, ठीक। तो ये हो गया आपका px और ये क्या हो गया सर, py। तो इस तरह से किसी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर में जो ऑर्बिटल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर इसकी ओवरलैपिंग समझेंगे कैसे, तो जरा एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बेसिस पर समझते हैं कि किस तरह से यहां पर आपके पास ओवरलैपिंग दिखेगी, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल है आपके पास बेटा, दैट इज इथाइन मॉलिक्यूल। कौन सा, इथाइन, मींस एल्काइन का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। एथ का मतलब कितने कार्बन, 2, तो 2 कार्बन मतलब C2H2। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H2। तो चलिए 2 कार्बन सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा सर पहला कार्बन सेंटर, यहां मानते हैं ये रहा सर पहला कार्बन सेंटर। तो इसके पास दोनों कार्बन सेंटर के पास ये रहा सर दूसरा कार्बन सेंटर। दोनों कार्बन सेंटर के पास 2 sp sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो चलिए इनको शो करते हैं। ये रहा सर पहले इस कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये रहा इस कार्बन का दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ठीक वैसे ये रहा इस कार्बन का पहला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहा सर इस कार्बन का दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये है sp और ये भी कौन सा है सर, sp। तो यहां तो ओवरलैपिंग दिख गई आपको, कौन सी, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो पहला बॉन्ड कौन सा बनेगा हमेशा, सिंगल बॉन्ड। कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बनेगा सर, सिग्मा बॉन्ड।
सर ये वाली ओवरलैपिंग किसके साथ कराएं, तो आपको दिख रहा है कि दो हाइड्रोजन भी हैं, तो ये रहा हाइड्रोजन का 1s1, ये रहा इस हाइड्रोजन का 1s1, यहां करा देते हैं सर ओवरलैपिंग, और ये रहा इसके इलेक्ट्रॉन्स। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं सर? नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर दोनों कार्बन के पास दो ऑर्बिटल्स प्योर वाले भी तो हैं, कौन से? px एंड py। तो चलिए उनको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। इसको समझने के लिए काम करते हैं। चलिए ये मान लेते हैं बेटा एक एक्सिस, ये कौन सी सर? इसको मान लेते हैं आपके पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जिसको मानना हो आपको, और ये है सर इसकी दूसरी एक्सिस, और ये सर कौन सी है? ये है सर आपकी वाई एक्सिस। कौन सी? वाई एक्सिस। क्यों? ताकि हम लोग समझ पाए कि किस तरह से यहां पर इनकी ओवरलैपिंग हो रही है। वही काम इस कार्बन के पास करते हैं। ये रहा सर इस कार्बन के पास एक एक्सिस, कौन सा? एक्स एक्सिस, और ये रहा सर दूसरी एक्सिस, कौन सी? वाई एक्सिस। ठीक है ना? इस बार लोब्स को इसी एक्सिस के अलाउंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि ओवरलैपिंग आपको समझ में आए। तो ये रही सर पहली ओवरलैपिंग, ये रहा सर पहला प्योर पी ऑर्बिटल इसका, ये इसका पहला लोब, और ये रहा सर इसका दूसरा लोब। ठीक वैसा ही अगर ये px है तो इसके पास भी एक px होगा जो एक दूसरे के क्या होंगे सर? पैरेलल होंगे। तो यहां बनाते हैं, ये रहा सर इसका एक px और ये रहा सर इसका एक px। ठीक है ना? तो ओवरलैप करा दीजिए। तो इनकी ओवरलैपिंग करा रहे हैं। कौन सी ओवरलैपिंग है सर? ओवरलैपिंग तो सर हमको हेड ऑन तो दिख नहीं रही है, कौन सी है? साइड बाय साइड। और साइड बाय साइड से कौन सा बॉन्ड बनता है सर? पाई बॉन्ड। फिर से बेटा बात वही है, ये अगर आपका प्लेन है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन के ऊपर की तरफ और प्लेन के नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुई है, लेकिन अभी तो केवल एक पाई बॉन्ड बना है। जरा एक बार ध्यान से और देखिए, दो प्योर पी ऑर्बिटल थे और दूसरा कौन सा है? पी वाई। इसके लोब्स कहां होंगे? वाई एक्सिस के अलाउंग। चलिए इसको बनाते हैं। ये रहा सर इसका पहला लोब और ये रहा सर इसका दूसरा लोब। ठीक है? ये रहा सर इसका पहला लोब और ये रहा सर इसका दूसरा लोब। कोई दिक्कत? तो इनकी जरा ओवरलैपिंग कराइए। कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग हुई है, कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग हुई है। फिर से वही बात है, यहां पर भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो प्लेन पे नहीं है बेटा। कहां पे है? प्लेन के ऊपर की तरफ और प्लेन के अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। तो अगर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में केवल एक ही पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे दिखी थी, तो इस बार तो आपको दो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। कौन से? एक बना है बेटा xx मतलब px और ps की ओवरलैपिंग से, और एक बना है py की ओवरलैपिंग से। तो जब कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कैसी होती है सर? सिलिंड्रिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जरा ध्यान से देखना तब आपको समझ में आएगा। ये रहा सर आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये रहा सर आपके पास कौन सी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो जरा इसको बनाते हैं। ये रहा सर आपके पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिख रहा है आपको? ठीक है ना? इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे दो आपके पास तो कार्बन सेंटर ही है। तो ये रहा सर पहला कार्बन सेंटर और ये रहा सर दूसरा कार्बन सेंटर। ठीक है ना? और इसी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर दो हाइड्रोजन भी लाई कर रहे हैं। ये रहा सर एक हाइड्रोजन और ये रहा सर दूसरा हाइड्रोजन। चाहो बेटा तो इसको सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना? तो कुछ इस तरह से आपका ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। क्या सर पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्सिस पे है? नहीं है सर। एक तो यहां पर इन पाई px और px, py और py की ओवरलैपिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो प्लेन के अंदर और प्लेन के नीचे की तरफ है। ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये डीलोकलाइज्ड होती है। कैसी होती है बेटा? डीलोकलाइज्ड होती है। केवल लोकलाइज्ड तो इन सेंटर्स के बीच में है, लेकिन जो 3D स्पेस है वहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है? डीलोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से आपके पास एक स्फेरिकल और लीनियर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिससे पूरा सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां दिखेगा कुछ इस तरह से। ये रहा बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आपका डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ किसकी वजह से है? तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, दिस इज ड्यू टू द, इस हाइड्रोजन को थोड़ा आगे लगा लेते हैं, इट इज ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स अबव एंड बिलो द प्लेन। ठीक है ना? क्या सर ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल यहां है? नहीं, तो क्योंकि पाई बॉन्ड कितने थे? दो, तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां भी आपको दिखेगी कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में आपको दिखेगी। सिलिंड्रिकल फॉर्म में दिखेगी कहां पर? sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में। कहां पर सर दिखेगी आपको? sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में। आया यहां तक समझ में? कोई दिक्कत? फिर से देखो बेटा एक बार, sp3 में आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स नहीं थे, क्योंकि केवल और केवल बॉन्डिंग कौन सी थी? सिग्मा बॉन्डिंग। और सिग्मा बॉन्डिंग किससे बनती है बेटा? इट इज टोटली फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग। और याद रखना, जितने अच्छे से ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसीलिए
जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं बेटा, मोर स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, कई बच्चे ये समझते हैं कि अगर सर आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी अच्छी है, आपके पास है कार्बन, यहां लिखता हूं मैं, कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल कार्बन बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल कार्बन बॉन्ड, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है? तो कुछ बच्चे बोल देते हैं कि सर क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले में तो पाई है, और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती। इसका मतलब सबसे जो अच्छा होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर जो बॉन्ड होगा या सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलेगी वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में मिलेगी। बिल्कुल सर, ये बात तो ठीक है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बॉन्ड्स की बात करोगे तो जैसे जैसे, याद रखना बेटा, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं उसको केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो अगर कोई आपसे कहता है कि डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी सिंगल बॉन्ड से कम है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो उसको केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़े लेकिन स्टेबिलिटी आपके मॉलिक्यूल की कैसी हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखना कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहां पर क्या होगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उससे ज्यादा कौन सा होगा बेटा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। लेकिन सर ट्रिपल बॉन्ड वाले की स्टेबिलिटी तो सबसे कम होती है। बिल्कुल, इसका रीजन इसीलिए बेटा आपको ऐसे समझाया क्या कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, मतलब जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन पे नहीं है, प्लेन के अराउंड 3D स्पेस में मूव कर रही है, और इसी वजह से अटैकिंग रेजेंट सबसे आसानी से अटैक करता है किस पर? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर पर। और कार्बन सेंटर पे अटैक इतनी आसानी से नहीं होगा, वो कहां अटैक करेगा सर? इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पे। और यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाती है। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो इस तरह से हम लोग तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन समझ चुके हैं। कौन कौन से? sp, sp2 और sp3। तो जरा बच्चों ये देख के बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, सीधा सीधा दिख रहा है बेटा कि ज्योमेट्री आपके पास कैसी है? ज्योमेट्री इज लीनियर, ज्योमेट्री इज लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना आएगा बेटा? 180। बॉन्ड एंगल कितना है? 180। तो इस तरह से हम लोग कार्बन के केस में तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं। क्या यहां तक बच्चों आपको समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब तक हम लोगों ने बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन किया, रिप्रेजेंटेशन देखा और हाइब्रिडाइजेशन भी आज हम लोगों ने इस क्लास में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको अब हाइब्रिडाइजेशन में, उसकी ज्योमेट्री में और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी या उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं बेटा, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।